तो छोटों को नमस्ते और बड़ों को पाए लागू। आप देख रहे हैं भारत इंटेंट। तो 19 सितंबर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर अपने पार्लियामेंट से बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उसके तुरंत बाद कनाडा ने इंडिया के एक टॉप डिप्लोमेट को वहां से एक्सपेल कर दिया है और जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को सिर्फ 5 दिनों में भारत से निकलने का आदेश दे दिया है। और भविष्य में अगर चीज़ें एस्केलेट होती हैं, जो कि वेरी लाइकली इट इज़ पॉसिबल कि चीज़ें एस्केलेट हों, तो दोनों देश का नुकसान होना तय है। तो इंडिया और कनाडा दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे कई दशकों से। तो ऐसा क्या हुआ है जो दोनों देशों के बीच में चीज़ें इतनी बुरी हालात पर पहुंच चुकी हैं? तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हुआ है इंडिया और कनाडा दोनों देशों के बीच में और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और भविष्य में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर इसका प्रभाव या फिर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने आप को चीज़ों से अपडेट रखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें भारत इंटेंट। तो मैंने खालिस्तान के इतिहास पर और उसके वर्तमान पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है इस चैनल पे। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा समझ में आ जाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। तो फिर भी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से जानने के लिए मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ जल्दी से, ताकि हम पैटर्न को पूरा समझ पाए। तो जब 1906 में मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी, उसके ठीक 25 से 30 साल के बाद ही मुस्लिम लीग ने ये प्रस्ताव रख दिया था कि हमें 2 नेशन थ्योरी बेस्ड एक अलग देश चाहिए, सिर्फ धर्म के आधार पर। और उसी मांग से प्रभावित होकर खालिस्तान मूवमेंट भी पहली बार सुनने में आया था भारत के इतिहास में, जो कि 1930 के दशक में था। खास करके अकाली दल और उससे रिलेटेड या फिर संबंधित पॉलिटिकल पार्टीज से जो पंजाब में थे। लेकिन खालिस्तान मूवमेंट या फिर खालिस्तान शब्द तब पुख्ता हुआ जब 1940 में पैम्पलेट के जरिए चीजों को जारी किया गया। फिर उसके सालों बाद जब भारत आजाद हुआ तो होशियार लोगों ने मिलके पंजाब और बंगाल को ही डिवाइड कर दिया और इसके वजह से ये मूवमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन फिर आता है साल 1971 का, जब बांग्लादेश बना था पाकिस्तान से आजादी लेकर। तो उसी आग के बदले में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये खुलेआम प्रस्ताव दे दिया था ऑल आउट हेल्प का खालिस्तान मूवमेंट को। और उसी के बाद खालिस्तान मूवमेंट फिर से जाग उठा, परंतु उस समय ये बस चिंगारी था। लेकिन 1980 के दशक तक आते आते ये चिंगारी बहुत बड़ा आग का रूप ले चुकी थी और देश भर में और इनफैक्ट देश के बाहर भी कई सारे हिंसक अटैक्स होने लगे थे, जिसमें 1981 में इंडियन जेट लाइनर्स हाईजैक हुआ था। फिर 1982 में दशहरा के जुलूस पर बॉम्ब अटैक किया गया था। फिर 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी का मर्डर हुआ था और उसी साल ट्रेन बस में कई सारे अटैक्स हुए थे और तब तक 175 से भी ज्यादा लोग मर चुके थे, सिर्फ 1 से 1.5-2 महीने के बीच में। पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इन सब अटैक्स का विक्टिम या फिर निशाना खास करके हिंदूज को ही बनाया गया था। तो 1984 से 1995 तक हिंदुओं को खास करके उनके मंदिर में, फ्लाइट्स में, ट्रेन में या फिर बसों में हर जगह खींच कर मारा गया था और निर्मम हत्या करी गई थी। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इन सब सारे अटैक्स में सिखों को भी निशाना बनाया गया था और कई सिखों ने जो कि निर्दोष थे उनको भी मौत के घाट उतारा गया था खालिस्तानी लीडरों की तरफ से। और माना जाता है कि ऑफिशियल नंबर जो खालिस्तानी मूवमेंट के चलते मरे थे वो है 22,000 लोग। पर जो हालात 1980 और 1990 तक थे वो हालात अब नहीं थे। पर जब 17 सितंबर 2020 में भारत सरकार ने फार्मर बिल लाया था, तब फार्मर प्रोटेस्ट होने चालू हो चुके थे पूरे भारत भर में, खास करके दिल्ली में। और इस बिल को मंजूरी 27 सितंबर को तब के राष्ट्रपति श्री राम कोविंद से मिल चुका था और तभी किसानों ने दिल्ली में अपना मोर्चा और प्रोटेस्ट करना चालू किया था और ये प्रोटेस्ट लगभग 1 साल तक चले थे। पर इंटरेस्टिंग बात जानने की ये है कि जस्ट जब ये बिल लाया गया था, अधिनियम एक्सेप्ट हुआ था, उसके कुछ महीनों के बाद यानी 2-3 महीनों के बाद ही सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया था।
परंतु ये प्रोटेस्ट पूरे देश भर में लगभग अगले 1 साल तक भी चले थे, जो कि बहुत हिंसक बन चुका था। और इसी दौरान एंट्री होती है दुबई वाले हैंडसम हंक की, जी हाँ, अमृतपाल सिंह की, जो कि दुबई में एक ड्राइवर या फिर एक अकाउंटेंट था अपने किसी रिश्तेदार के कंपनी में। और इसी के चलते भारत में खालिस्तान मूवमेंट फिर से उजागर हो चुका था। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही अमृतपाल को अरेस्ट कर लिया था सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और उसने कबूला था कि उसके संबंध आईएसआई के साथ थे। और उसी दौरान कनाडा में भी खालिस्तान मूवमेंट्स के हवाले से कई सारे रेफरेंडम्स और प्रोटेस्ट होना भी चालू हो चुके थे। तो जैसे जैसे खालिस्तान मूवमेंट भारत में तुल पकड़ता गया, वैसे ही कनाडा में भी ये आग लगना चालू हो चुकी थी। और इन प्रोटेस्ट और रेफरेंडम्स को कराने में सबसे आगे था हरदीप सिंह निज्जर और उससे संबंधित और भी कई सारे खालिस्तानी लीडर्स, जिसको भारत टेररिस्ट कहता है। और उनका इंटरेस्ट लेवल बस ये था कि भारत को कैसे डिस्टेबल या फिर उनको क्षति पहुंचाई जाए। और भारत सरकार ने ओवर द इयर्स एक लिस्ट भी जारी की थी, जिनमें कई सारे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर्स का नाम दिया था कनाडा को और कई सारे देशों को, ये कह के कि आप इन पर कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि वो हमारे देश को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। और कनाडा ने पहले दिन भी वही किया जो आज कर रहा है, कुछ नहीं। और वो उनको संरक्षण भी दे रहे हैं, सिर्फ एक बहाने के नाम पर, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कनाडा में सिख समुदाय वहां के पूरे जनसंख्या में लगभग 2.5% है, यानी कि 2.5%। और पंजाबी उस देश की दूसरी आधिकारिक भाषा भी है। और सिखों का कनाडा के पॉलिटिक्स में एक मजबूत पकड़ है और वे जस्टिन ट्रूडो के एक बहुत बड़े वोट बैंक का हिस्सा है। और यही कारण है कि कनाडा के गवर्नमेंट ने इन सब खालिस्तानी लीडर्स को फ्री हैंड दे रखा है और उनके खिलाफ वो कुछ भी नहीं करते। और भारत के कई रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने अभी तक उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। फिर अचानक एक घटना होती है इसी साल जून के महीने में, जब हरदीप सिंह निज्जर को 2 लोगों ने शूट कर दिया था एंड ही वॉज प्रोनाउंस्ड डेड टू हिज गनशॉट इंजरीज। तो उसके जवाब में खालिस्तानियों ने भारत के एम्बेसी में, कनाडा में, यूके में और ऑस्ट्रेलिया, इवन अमेरिका के एम्बेसीज में वायलेंट प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हमारे एम्बेसीज को काफी नुकसान पहुंचा था। और कई घटना में तो उन्होंने हमारे तिरंगा को भी नीचे फेंक दिया था उठा के। इसके जवाब में भारत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की पूरे देशों के खिलाफ और कहा कि हमें सुरक्षा या फिर हमारे इंडियन एम्बेसी को पुख्ता सुरक्षा मुहैया की जाए। पर उस समय भी कनाडा के जस्टिन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देकर कुछ भी नहीं किया था खालिस्तानियों के खिलाफ। और इनडायरेक्टली जस्टिन ने भारत के इस कंसर्न को अंडरप्ले किया था। पर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया जब सोमवार को मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में खुलेआम भारत के खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए थे कि एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निज्जर को मरवाने का काम किया है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया है, ना ही हमको, हमारे देश को, और ना ही अपने देश के किसी पार्टी को या फिर ऑपोजिशन लीडर्स। और इसी वजह से वहां की जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर है, उन्होंने भी जस्टिन ट्रूडो पे क्रेडिबिलिटी का एक आरोप लगाया है। ये कहा है कि अगर इनके पास कोई सबूत है तो वो साझा करें, क्योंकि भारत पर ये आरोप लगाना बिना किसी पुख्ता सबूत के बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और इसके जवाब में भारत ने भी कैनेडियन एम्बेसडर को अपने उच्चायुक्त में तलब किया और उनको 5 दिनों का मोहलत दिया है भारत से निकलने को। फिलहाल सूरत हाल तो काफी नाजुक है दोनों देशों के बीच, और आने वाले कुछ समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। कम से कम कनाडा के लिए तो जरूर बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक स्पैट हुआ है दोनों देशों के बीच में, इसका प्रभाव बहुत लंबा हो सकता है। पर अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर इसका डायरेक्टली प्रभाव या फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भारत और कनाडा के बीच $8 बिलियन का लगभग बिजनेस या फिर ट्रेड चलता है। तो अगर ये स्पैट और एस्केलेट होता है तो इन दोनों देशों में से कोई ना कोई जरूर इस ट्रेड को रोकने का या फिर थामने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत नुकसानदेहक हो सकता है। इसके अलावा कनाडा में पढ़ने वाले इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे भी प्रभाव पड़ सकता है। और कनाडा में जितने भी टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं
उनमें से सिर्फ भारत का हिस्सा 40% है, यानी कि 40% कुल संख्या जो स्टूडेंट कनाडा में पढ़ते हैं वो सिर्फ भारत से जाते हैं। तो अगर इन देशों में अगर कुछ खराब होता है भविष्य में तो इन पर गाज गिरना लाजमी हो सकता है। इसके अलावा लाखों की संख्या में हर साल इंडियंस कनाडा जाते हैं परमानेंट वीजा पे या फिर वर्क वीजा पे। तो अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है तो इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में या फिर एक महीनों में कुछ बड़ा होने का आभास हो रहा है, क्योंकि हाल ही में कनाडा में उपस्थित एक और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट टेररिस्ट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसने एक वीडियो के हवाले से ये वार्निंग जारी करी है इंडियन हिंदूज को कि लीव कनाडा। इसका मतलब कि आप कनाडा छोड़ दो, तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है वो भारत है, ना कि कनाडा। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने या फिर वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अभी तक भी पन्नू के खिलाफ या फिर उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया है, ये वायलेंस होने की धमकी के बाद भी। और इसी के चलते दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है, ये कह के कि आपको वहां पे जाना शायद सुरक्षित नहीं है। तो आने वाले कुछ समय बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, कम से कम कनाडा के लिए तो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि कनाडा 5 आईज का एक हिस्सा है, यानी कि अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा इन देशों से काफी क्लोज रिलेशनशिप शेयर करता है और इनका ये आरोप लगाना जरूर ऐसा हो सकता है कि ये पहले इन देशों से कंसल्ट करके या फिर शेयर करके किया गया हो। और इसी के चलते ऐसा हो सकता है कि भारत अपने डिप्लोमेटिक पावर को और जो इस समय भारत का इंटरनेशनल स्टेज पे जो स्टैचर है या फिर जो रुतबा है उसको यूटिलाइज करेगा और कनाडा के ऊपर प्रेशर डालने की भी कोशिश करेगा। जैसे कि भारत अमेरिका के साथ किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डील को रोक के या फिर कुछ दिनों तक हॉल्ट करके ये मैसेज जरूर पहुंचाने की कोशिश करेगा कि आप कनाडा की कान खींचो और उसको समझाओ। और अमेरिका को शायद झुकना भी पड़े भारत के खिलाफ, क्योंकि इस समय भारत को दुनिया की जरूरत से ज्यादा दुनिया को भारत की जरूरत है, खास करके अमेरिका को। और वही हाल यूके का भी है। यूके भी इस समय भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातें कर रहा है कई महीनों से, लगभग साल हो चुके हैं, और वो भारत से अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं कर सकता, खास करके कनाडा के इस औछे आरोप के चलते। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल रिलेशनशिप भी काफी मजबूत हुआ है हाल ही में, और कनाडा के चलते ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ नहीं जा सकता। और लाजमी है कि भारत भी इन सभी देशों पे कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर डाले और उनको कनाडा से बात करने को कहें। सो थिंग्स आर नॉट वेरी नॉर्मल बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, और ऐसा महसूस हो रहा है कि और भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो भविष्य में इस संदर्भ में जो भी सूचना आएगी मैं आप सबको अपडेट करता रहूंगा। और अंत में मेरा ये अनुरोध रहेगा आप सब देखने वालों से कि जो भी सूचना या फिर अपडेट आते हैं उससे आप अपने आप को बरगलाएं ना, कीप काम, गुस्सा ना हो, क्योंकि ये तीसरे चौथे पार्टी का भी हाथ हो सकता है इसमें, जिनका उद्देश्य ये हो सकता है कि भारत में हिंदू, सिख या फिर धर्मों के बीच फिर से झगड़ा हो या फिर चीज़ें खराब हो। तो आप सब धैर्य से काम लेना, बिल्कुल गुस्से में आने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री काफ़ी काबिल है इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। पर हाँ, हमारे देश भारत को हम भारतीयों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इकट्ठा होकर एक स्वर में इन सब एलिमेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने देश हित के लिए काम करें। तो अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी समझाया है या फिर सिखाया है तो अपने अंगूठे को आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब बटन को टैप करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर से जल्द ही मिलते हैं। टेक गुड केयर गाइस।